नमस्कार, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। दोस्तों, इस वक्त की बेहद सबसे बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि दूसरी बार सत्ता में आते ही मोदी जी ने जो पहला काम किया था वो था धारा 370 का खात्मा, जिसके बाद से ही पाकिस्तान और उग्रवादी किसी दुम कटी छिपकली की भांति बिलबिला रहे थे और इस सब का नतीजा आज सामने आ गया। दरअसल जम्मू कश्मीर राज्य से 370 हटने के बाद संघ शासित राज्य बने जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में नागरिकता संबंधित प्रावधानों में बदलाव के तहत लंबे समय से कार्यरत IAS अधिकारी नवीन चौधरी प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के कैडर से केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले स्थायी निवासी बन गए थे। जी हां, उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 31, 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्रीय शासित प्रदेशों में गठित किया गया था। जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख पिछले माह ही केंद्रीय शासित जम्मू कश्मीर ने डोमिसाइल सर्टिफिकेशन जारी करने के लिए प्रक्रिया की सूचना दी थी। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर की नागरिकता हासिल करने के लिए डोमिसाइल प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रक्रिया नए नियमों पर आधारित थी। बिहारी IAS को डोमिसाइल पर भड़की महबूबा। जी हां दोस्तों, IAS को डोमिसाइल पर भड़की महबूबा अब्दुल्ला की पार्टी 50 से अधिक दलित और गोरखा जम्मू कश्मीर के स्थानीय निवासी बन गए थे। इन्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेशन दिया गया था और दूसरी ओर बिहार से आने वाले वरिष्ठ IAS अधिकारी नवीन चौधरी को स्थायी निवास का प्रमाण पत्र मिलने पर जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों ने ऐतराज जताया था। चौधरी केंद्रीय शासित प्रदेश का स्थानीय निवासी होने का प्रमाण पत्र हासिल करने वाले गैर राज्य के पहले शख्स थे। जी हां दोस्तों, असल में पहले गैर राज्य के लोग जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल सर्टिफिकेशन हासिल नहीं कर सकते थे, लेकिन आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद ये नया डोमिसाइल कानून लागू किया गया था। उसने दूसरे राज्य के लोगों के लिए भी यहाँ के स्थायी निवासी बनने के दरवाजे खोल दिए थे। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें निर्धारित कही गई थी। इन्हें पूरा करने वालों को डोमिसाइल सर्टिफिकेशन मिल सकता था। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपने सुना, ये तमाम बातें सामने आई थी और अब मैं आपको बता दूं कि लेकिन अब इससे भी बड़ी खबर सामने आ रही है कि जिससे पता चलता है कि दूसरी बार सत्ता में मोदी जी को लाकर देश ने कैसे जम्मू कश्मीर को छीनने से बचा लिया है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अभी की, जो कि अभी पिछले दिनों केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की नई अधिवास नीति, मीडिया नीति और भूमि समावित्व नीति और भाषा नीति में बदलाव करते हुए शेष भारत से उसकी दूरी और अलगाव को खत्म किया गया है। जी हां दोस्तों, उसी की हम बात कर रहे हैं। आपको जल्दी से बता दूं, भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर राजभाषा अधिनियम 2020 लागू करते हुए 5 भाषाएं कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा दिया है। बहुप्रयुक्त स्थानीय भाषाओं को राजभाषा का दर्जा मिलने से न सिर्फ इन भारतीय भाषाओं का विकास हो सकेगा, बल्कि शासन प्रशासन में जन भागीदारी भी बढ़ेगी। बहुत जल्द जम्मू कश्मीर की औद्योगिक नीति भी घोषित होने वाली है। अब वहीं त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत जिला विकास परिषद के गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय सरकार ने अक्टूबर महीने में पंचायती राज से संबंधित 73वें संविधान संशोधन को जम्मू कश्मीर में पूरी तरह लागू कर दिया था। राज्य में यह कानून पिछले 28 वर्षों से लंबित था। पंचायती राज व्यवस्था ने न सिर्फ लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूत नींव है, बल्कि स्वशासन और सुशासन की भी पहचान की है। जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने चलो गांव की ओर और माई सिटी माई प्राइड जैसे कार्यक्रमों की शुरुआत करके शासन प्रशासन को जनता से जोड़कर और उसे संवेदनशील बनाने की पहल की है। जी हां दोस्तों, यह कार्यक्रम विकास योजनाओं में जन भागीदारी पर बल देने वाला है। सभी हितधारकों, खासकर आम नागरिकों में भरोसा पैदा करके और उन्हें साथ जोड़कर ही सरकारी योजनाओं का सफल कार्य नियम संभव है। जम्मू कश्मीर भू स्वामित्व कानून में बदलाव के बाद उनके द्वारा आयोजित निवेशक सम्मेलन का विशेष महत्व है। इस सम्मेलन में देश के 30 उद्योगपतियों ने भागीदारी करते हुए जम्मू कश्मीर में भारी आर्थिक निवेश के प्रति आश्वस्त किया था। जी हां दोस्तों, यह निवेशक सम्मेलन नई संभावनाओं का सूत्रपात करने वाला है। 30 अक्टूबर 2020 की अगर हम बात कर लें तो उनके द्वारा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य निर्वाचन
आयुक्त श्री के शर्मा की नियुक्ति के साथ ही जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली की हलचल तेज हो गई थी। जी हां, अगर हम एक बार नजर डालें 4 नवंबर 2020 को जारी किए गए अधिसूचना के अनुसार 28 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच 8 चरणों में जिला विकास परिषद चुनाव और पंचायत और स्थानीय निकायों के उपचुनाव संपन्न होंगे। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में 20 जिले हैं। प्रत्येक जिले को 14 निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है। पंचायती और जिला विकास परिषद चुनाव मतपत्रों द्वारा और स्थानीय निकाय चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच संपन्न होगा। जी हां, इतिहास में पहली बार पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थी, गोरखा और वाल्मीकि समुदाय के लोग भी मतदान कर सकेंगे। अभी तक ये अभागे और अपेक्षित समुदाय राज्य के चुनाव में मतदान के अपने लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित रहे थे और अभी तक 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं। और जल्दी से आपको बता दूं कि फिलहाल ये चुनाव लगभग शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो रहे हैं, क्योंकि शासन ने सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की हुई है। जी हां दोस्तों, प्रत्येक प्रत्याशी को शासन की ओर से सुरक्षा मुहैया कराई गई है और ताकि वह बेखौफ होकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी कर सके। अनेक पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद और पूर्व विधायक भी जिला विकास परिषद चुनाव लड़ रहे हैं। इन चुनावों में जम्मू कश्मीर की जनता भी बढ़ चढ़कर भागीदारी कर रही है। अभी तक मतदान का प्रतिशत भी उत्साहजनक है। जम्मू संभाग में जहां औसत मतदान 65% के आसपास है, वहीं कश्मीर संभाग में यह 40% है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस जैसे दल तो इन चुनावों में जोर आजमाइश कर रहे हैं। इनके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस और मक्सरवादी कम्युनिस्ट पार्टी जैसे कई पार्टियां इसमें ले देकर हिस्सा ले रही हैं। जी हां दोस्तों, उन्होंने, आपको मैं बता दूं कि गठबंधन बनाकर जिला विकास परिषद का चुनाव लड़ रही हैं ये पार्टियां। यह मतलब परस्तों और जम्मू कश्मीर के लुटेरों का मौका परस्त गठजोड़ मात्र है। पहले गुपकर गठजोड़ चुनाव में भागीदारी को लेकर असमंजस में था और चुनाव बहिष्कार की योजना बना रहा था, किंतु बाद में उन्हें लगा कि चुनाव बहिष्कार करके वो भी उग्रवादी संगठन हरियाणा कॉन्फ्रेंस की तरह अलग थलग पकड़कर अप्रशंसित ना हो जाएं और राजनीतिक स्पेस को नए खिलाड़ी घेर लें। इसलिए वो गठबंधन बनाकर पूरी तरह से लड़ रहे हैं और इन चुनावों के परिणामों के माध्यम से कोई बड़ा राजनीतिक संदेश देने की फिराक में है। जी हां, हालांकि इन चुनावों का वास्तविक और सबसे बड़ा संदेश राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली और उसमें व्यापक जन भागीदारी भी होगा। उग्रवादी संगठनों को ठेंगा दिखाते हुए सिर्फ भारी संख्या में लोग चुनाव लड़ रहे हैं, बल्कि पूर्ववर्ती चुनाव से कहीं ज्यादा मतदान भी कर रहे हैं। जनता के इस मूड को भांपकर ही पीपल अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन को चुनाव लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। जी हां दोस्तों, किंतु जिन मंसूबों के तहत ये अवसरवादी, अपवित्र और बेमेल गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं, वे इस चुनाव से पूरे नहीं होंगे, क्योंकि इन चुनावों के परिणाम से ज्यादा महत्वपूर्ण इस प्रक्रिया में जनता की भागीदारी और इसका समयबद्ध, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न होना है। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे बड़ी खबर। आपने सुनी कि किस तरह से वहां चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं और कड़ी से कड़ी सुरक्षा में संपन्न कराए जा रहे हैं। तो इसके मद्देनजर रखते हुए हमने आपसे बात करी, तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जल्दी से शेयर करें ताकि ये सूचना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए नमो भारत न्यूज में। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।